नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, आज का हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का क्लास नंबर 4 होगी। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न होंगे जो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका बेसिक होता है और एक होता है फैक्चुअल बेस। दोस्तों, यहां पे दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ही वीडियो को बनाया गया है और मैं जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है पेपर से पहले आप लोगों को मैक्सिमम लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये किसने बोला था? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो ऑप्शंस में आपके पास दिया गया है मैकडूगल, बी ऑप्शन में वुडवर्थ, सी ऑप्शन में आपके पास रोस और डी ऑप्शन में आपके पास ड्रेबर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार क्या था? स्मृति, जिसे आप बुद्धि बोलते हो, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन थी। कई बार फैक्चुअल बेस्ड प्रश्न होते हैं और कई बार बेसिक से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने तैयारी करनी है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ए ऑप्शन में विषय वस्तु का, बी ऑप्शन में विद्यार्थियों की आयु का, सी ऑप्शन में आपके पास व्यक्तिगत विभिन्नता का और डी ऑप्शन में आपके पास विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत विभिन्नता का। दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग करना जरूरी होता है और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि दोस्तों हर स्टूडेंट का जो इंटेलिजेंट लेवल होता है या फिर उनकी जो समझ होती है वो अलग अलग होती है। तो उन बच्चों को उसी हिसाब से देखना पड़ता है। जिनका आईक्यू लेवल कम होता है या जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, तो हमें एज ए टीचर हम लोगों को उन्हीं के मुताबिक टीचिंग करनी पड़ती है। जब आप उन्हीं के मुताबिक टीचिंग करते हैं तो आपकी टीचिंग जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चंस और बेसिक दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। मैं आपको बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में से कौन से शिक्षण कुशलता से संबंधित है? दोस्तों, जो आप टीचिंग करते हैं तो कौन सी स्किल जो है वो टीचर से रिलेटिव है? तो ए ऑप्शन में श्याम पट्ट पर लिखना, बी ऑप्शन में प्रश्नों को हल करना, सी ऑप्शन में प्रश्न पूछना, डी में सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी। जब आप टीचिंग करते हो तो टीचिंग के समय आप लोगों को श्याम पट्ट होता है ब्लैक बोर्ड पर लिखने की स्किल होनी चाहिए। आपके पास क्वेश्चंस अराइज करने की स्किल होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रश्न पूछ लिया है तो उसका स्पष्टीकरण देना आपको आना चाहिए, उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, उस स्टूडेंट के प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना चाहिए और प्रतिपुष्टि कौशल आदि। और जैसे फीडबैक लेते हैं तो वो भी आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्टूडेंट से किस तरह से फीडबैक लेनी है, उनको किस तरह से फीडबैक देनी है, ये सारी स्किल टीचिंग के अंदर होती हैं और आपको ये आनी चाहिए अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक मतलब लॉजिकल रूप से सोचना शुरू कर देता है। दोस्तों, वह कौन सा स्तर आ जाता है, वो कौन सा लेवल आ जाता है जब बच्चा जो है वो चाहे कोई वस्तु हो या फिर कोई घटना हो गई हो उस पर लॉजिक तौर पर सोचना स्टार्ट कर देता है? तो ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया संवेदात्मक गाम अवस्था, औपचारिक अवस्था, सी ऑप्शन में पूर्व क्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन में आपके पास मूर्त क्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन में और यह प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है। दोस्तों, इसका जो अवस्था है ये मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है ये कौन से साल में होती है, कौन सी ईयर में होती है? 7 से 11 वर्ष तक होती है और इसमें बच्चे जो होते हैं वो तर्क रूप लॉजिक से सोचना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत चीज़ों को बड़े डीपली बेसिस पे सोचते हैं। एकाग्रचित्त होकर वो गुणों का विकास भी होता है इस एज में। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इसमें जो बताया गया कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे जो है वो लॉजिक तौर पर सोचना स्टार्ट कर देते हैं, वो चीज़ों को विश्लेषित करते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं कि इस चीज़ का क्या आंसर होगा, इसका क्या होगा, वो अच्छे बुरे की पहचान करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट में किस तरह से सोशल जो वैल्यूज होती है उसको डेवलप कर सकता है? तो ए आपके पास महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर या फिर उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो इसका सही जवाब होगा आदर्श रूप में बर्ताव कर। एक शिक्षक आदर्श आचरण अपनाकर और स्वयं के आदर्श रूप से प्रस्तुत करके छात्रों में सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। दोस्तों, अगर टीचर है, अगर उसका बिहेव ठीक होगा तो बच्चे उसे फॉलो करेंगे और खुद वो उस चीज़ को खुद अपने आप को वो उनका आदर्श बना सकता है। जब वो अच्छी अच्छी चीज़ें करेगा, बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करेगा, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेगा, अपनी टीचिंग को अच्छे तरीके से करेगा, तो बच्चे उसे ऑटोमेटिकली फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से वो सोशल स्किल को डेवलप कर सकता है, सोशल वैल्यूज को बच्चों के अंदर विकसित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, बच्चों के बौद्धिक विकास के स्तरों को किसने पहचाना? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट बेस्ड प्रश्न भी है ये। दोस्तों, ए आपके पास कोहलवर्ग के द्वारा,
एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, डी पियाजे के द्वारा। तो सही जवाब होगा पियाजे के द्वारा। पियाजे के द्वारा क्या किया गया, बौद्धिक विकास के स्तरों का इन्होंने पहचाना, और पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया था। दोस्तों इन्होंने 4 स्टेजेस बताई गई हैं। संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 के बीच में होती है। इस अवस्था के बारे में हमने पढ़ा है कि बच्चे जो होते हैं वो लॉजिक वे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, और इस प्रश्न में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परिवार एक साधन है। ए ऑप्शन में अनौपचारिक शिक्षा का, बी ऑप्शन में औपचारिक शिक्षा का, सी ऑप्शन में गैर औपचारिक शिक्षा का, डी ऑप्शन में दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका सही जवाब होगा ए। परिवार ही बालक का सबसे पहला विद्यालय होता है, और वह अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखता है। स्टार्टिंग की उसकी जो स्टडी होती है वो अपने माता पिता से ही सीखता है। इनसे प्राप्त जो भी वो नॉलेज प्राप्त करता है वो अनौपचारिक होता है, ठीक है, वो फॉर्मल नहीं होता है। इसी ज्ञान से बालक सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। इसी के अंदर जब आपके माता पिता, जब हमारे माता पिता हमें कुछ सिखाते हैं, इसी के थ्रू हम लोगों की सोशल स्किल, सोशल वैल्यूज डेवलप होती है, मॉरल वैल्यूज डेवलप होती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, घर से ही स्टार्ट होता है। स्कूल में तो वो बाद में जाता है बच्चा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि। दोस्तों आप लोगों को लगता है कि जो बेसिक एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ए ऑप्शन में बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बौद्धिक विकास में सहायक होगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायक करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। दोस्तों जब बच्चों को उसकी भाषा में ही, उसके मदर टंग में ही उसको सिखाया जाएगा, एक तो वो जल्दी सीख जाएगा और वो उस माहौल में अच्छे तरीके से सीखेगा, जल्दी सीख जाएगा। तो इसलिए हमें बुनियादी शिक्षा जो है वो मदर टंग में देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों अगर कोई विद्यार्थी है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है उसकी? ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी ईमानदारी, सी सहभागिता, आज्ञाकारी। तो इसका सही जवाब होगा सहभागिता। दोस्तों जब बच्चा पार्टिसिपेशन करेगा, चाहे वो प्रश्न पूछने में हो, चाहे फिर किसी कल्चर एक्टिविटी में हो, या किसी भी चीज़ में अगर वो पार्टिसिपेशन करता है, जहाँ पे स्कूल में एक्टिविटी होती है, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, अगर उसमें वो पार्टिसिपेशन करता है तो वो एक स्टूडेंट की सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है। तो हम लोगों को, अगर आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों को मोटिवेट करें जिनके अंदर टैलेंट है, और जिनके अंदर टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन उस टैलेंट को पहचाना टीचर का एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। तो दोस्तों उन स्टूडेंट्स को, अगर आप टीचर बन जाते हैं तो उन स्टूडेंट्स को सामने लेके आए जिनके अंदर टैलेंट है। और कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं, टैलेंट तो होता है पर उनको पता नहीं होता है, वो काम होता है टीचर का। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग करें। ऐसा ना करें कि अगर आप लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो विदाउट पैशन के, विदाउट एनी रीज़न के वो टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है टीचिंग प्रोफेशन जो सबसे बड़ा है। अगर आप लोग इस प्रोफेशनल में आ रहे हो तो सोच समझ के आना है। आप अपना भविष्य नहीं, आप बच्चों का भविष्य भी खराब कर देंगे। अगर बच्चों का भविष्य खराब हो गया तो देश का भविष्य खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, प्रतत्यों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। ए विषम, अनियमित, सामाजिक, संचय। तो डी ऑप्शन में आपके पास है संचय। संचय का अर्थ है इकट्ठा करना। इसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों को संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि जब कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, जब हम लोग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, तो इस तरह से वो चीज़ें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, डी पारिवारिक स्थिति पर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर दिया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों जब हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि हर इंसान की, हर स्टूडेंट की जो इंटेलिजेंट पावर होती है वो अलग होती है, उसकी जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है वो भी अलग होती है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए कि बच्चों को किस वातावरण में अच्छा लगेगा, किस वातावरण में वो जल्दी सीख पाएगा, क्या वो जल्दी सीख रहा है, क्या वो स्लो सीख रहा है, इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए कोई टीचर टीचिंग करता है तो उसकी टीचिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अध्यापक इसका विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों के अधिगम कार्य किया जा सके और सभी प्रकार का विकास समान रूप से हो। जब टीचर उसका इंडिविजुअल डिफरेंस देखेगा और उसका इन्वायरमेंटल सिचुएशंस देखेगा, टीचिंग करेगा, तो फिर सभी बच्चों का समान रूप से विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, सीखने के नियम दिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड प्रश्न है ये। पेवलव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा सी, थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने क्या किया,
पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया। जो एनिमल्स होते हैं उनके बिहेव को भी उन्होंने देखा और जो सीखने की लर्निंग जो स्किल होती है उसको भी उन्होंने देखा। उन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी है। दोस्तों जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी और उन्होंने मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो पशुओं पर की है, उनके बिहेवियर की है और उन्होंने देखा कि किस तरह से कोई आदमी सीखता है और इसी के आधार पर जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी की फाउंडेशन पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। विशिष्ट मतलब स्पेशल होता है, तो डी ऑप्शन में प्रत्येक बच्चा जो होता है वो स्पेशल होता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक सामान्य से विशिष्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि बाल मनोविज्ञान जो है वो बच्चों के ऊपर ध्यान देता है, उसका मेन सेंटर बच्चा ही होता है और वो बच्चे की मेच्योरिटी तक ही उसका अध्ययन के ऊपर उसके जब तक बच्चा मेच्योर नहीं होता है उस पर स्टडी की जाती है और बालक जो है वो जनरल से लेकर स्पेशल तक उसको बनाया जाता है। अगर मान लो बच्चा सामान्य रूप से है तो उसको स्पेशल बनाया जाता है। तो ये सारा जो कुछ भी होता है, अगर किसी बच्चे को समझना हो तो साइकोलॉजी जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ए सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का और अभिक्षमता का। दोस्तों बी ऑप्शंस में आपके पास विशिष्ट बुद्धि का। बिने साइमन जो परीक्षण द्वारा मापन किया था वो किसका किया था? जो स्पेशल इंटेलिजेंट होती है इसके ऊपर। और ये 1905 में विने साइमन द्वारा विशिष्ट या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मापन किया गया था। कब किया गया था? ये 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? विने साइमन के द्वारा। क्या किया गया था? विशिष्ट और व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण का मापन किया गया था। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों अगर आप लोगों की फिर भी कोई डिमांड है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी कॉन्टेंट प्रोवाइड करवाया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी पद्धति है? तो ए आपके पास ऑप्शंस में दिया गया है अगमानात्मक, निगमनात्मक, ए और बी दोनों दिया गया है। यहां पे इसमें से कोई नहीं, बी आपके पास। निगमनात्मक जो आपके पास तर्क है के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट या नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है जो आपके पास निगमनात्मक जो तर्क है वो क्या होता है? सामान्य से लेके विशिष्ट की तरफ जाता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसका नियम है। ये विधि नई समस्या को हल करने में उपयुक्त विधि है। दोस्तों जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये विधि जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों ये थे हमारा आज के 15 क्वेश्चंस। फिर भी दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।